हेलो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है वर्ब्स। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर बोर्ड पर दो टर्म्स लिखी हैं। पहली मेन वर्ब और दूसरी ऑक्सिलियरी वर्ब। दोस्तों मेन वर्ब वो वर्ब होती हैं जो हमें किसी एक्शन के बारे में बताती हैं। जैसे राम स्पीक्स मतलब राम बोलता है, ही प्लेज इसका मतलब वो खेलता है, शी सिंग्स इसका मतलब वो गाती है, दे गो इसका मतलब वो जाते हैं। तो दोस्तों इसमें गाते हैं, सोते हैं, जाते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, खेलते हैं, ये सारी चीजें, ये सारे शब्द जिनसे हमें किसी एक्शन के होने का पता चलता है वो मेन वर्ब होती हैं। जबकि अगर हम दूसरे नंबर पे देखें दोस्तों, तो हमारी दूसरी टर्म है ऑक्सिलियरी वर्ब। इसके आगे लिखा हुआ है दोस्तों, इट टेल्स मोर अबाउट द टाइम ऑफ द एक्शन। इसका मतलब ये वो वर्ब होती है जो हमें किसी भी एक्शन के होने वाले समय के बारे में बताती हैं। जैसे अभी मैंने आपसे कहा राम प्लेज, राम खेलता है। अगर मैं कहूं राम प्लेड, तो राम खेलता था। जैसा कि आपने इसमें देखा, प्लेज ने बताया खेलता है, प्लेड ने बताया खेलता था, विल प्ले कहेगा खेलेगा। पर यहां पर आपने देखा कि पहले वाले सेंटेंस, जैसा कि मैंने कहा था राम स्पीक्स राम खेलता है, राम प्लेड राम खेलता था, राम विल प्ले राम खेलेगा। दोस्तों जहां पर किसी सेंटेंस में सिर्फ एक वर्ब लगी होती है वो तो उस सेंटेंस की मेन वर्ब होती है। पर अगर कहीं पर आपको दो वर्ब लगी हुई मिले जिससे आपको उस वर्ब में होने वाले समय का पता चले, जैसे कि राम इज प्लेइंग राम खेल रहा है। दोस्तों यहां पर दो वर्ब लगी हैं, एक इज एक प्लेइंग। राम वॉज प्लेइंग, राम विल बी प्लेइंग, विल बी प्लेइंग। दोस्तों ऐसे वाले सेंटेंसेस में आप देखिएगा कि हमें प्लेइंग वर्ड तो कॉमन आ रहा है, इसका मतलब खेलना तो कॉमन आ रहा है, पर जब हमने उसके साथ इज एम आर, वॉज वर, विल बी शैल बी, कैन कुड, शैल शुड, विल वुड इस तरह की टर्म्स को जोड़ दिया, तो ये जो कॉमन वर्ड प्लेइंग था या प्ले था, इसने अपना मीनिंग समय के हिसाब से बताना शुरू कर दिया। मेरा कहने का सीधा सा मकसद इतना है दोस्तों कि वो कोई भी शब्द जिससे आपको किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के किस एक्टिविटी में बिजी होने का पता चले वो तो कहलाएगा मेन वर्ब। पर अगर उस मेन वर्ब के समय का पता चले कि वो किस समय हुआ, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में, तो वो बताने वाला कहलाएगा ऑक्सिलियरी वर्ब। इसको अगर हम सिर्फ दो लाइनों से याद कर ले तो वो ये होगा कि मेन वर्ब सेंटेंस में होने वाले एक्शन का पता बताते हैं और ऑक्सिलियरी वर्ब सेंटेंस में एक्शन किस समय हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है, उसके बारे में बताने वाले शब्द होते हैं। दोस्तों ये टॉपिक कवर करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम वर्ब्स के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखेंगे तब तक हमारे लिए फ्रेजेस क्लॉजेस करना मुश्किल होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करना मुश्किल होगा, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस करना मुश्किल होगा और कई लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस करना भी मुश्किल होगा। तो अभी फिलहाल हमने दो लाइनों से याद कर लिया, मेन वर्ब वो वर्ब होते हैं जो किसी सेंटेंस में होने वाले एक्शन के बारे में बताते हैं, ऑक्सिलियरी वर्ब वो वर्ब होते हैं जो किसी सेंटेंस में जो एक्शन हुआ है उसके घटने के समय के बारे में हमें बताते हैं। तो यहां पर दोस्तों दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, पहला शी इज स्लीपिंग, दूसरा आई हैव प्लेड क्रिकेट। दोस्तों इसमें देखिएगा ये स्लीपिंग और ये प्लेड ये कॉमन वर्ड्स हैं, ये एक्शन का बता रहे हैं और ये टाइम का बता रहे हैं। इस वाले सेंटेंस में आपको पता है पहले वाले में कि वो सो रही है, अगर मैं इसको वॉज कर दूंगा तो ये हो जाएगा शी वॉज स्लीपिंग, इसका मतलब वो सो रही थी। अगर मैं विल बी कर दूंगा तो ये हो जाएगा शी विल बी स्लीपिंग, इसका मतलब वो सो रही होगी। तो इसका मतलब हमें पता चला कि एक्शन जो है, जो एक्टिविटी है वो तो सोना है, वो स्लीपिंग है। पर अगर टेंस की बात करें, टाइम की बात करें, तो इज एम आर, वॉज वर, शैल बी, विल बी इनको लगा करके हम इस सेंटेंस में वर्ब के होने वाले एक्शन के समय को बदल सकते हैं। अब दूसरा सेंटेंस देखिएगा दोस्तों, यहां पर लिखा है आई हैव प्लेड क्रिकेट, इसका मतलब मैं क्रिकेट खेल चुका हूं। तो खेलने के बारे में तो दोस्तों प्लेड ने बताया, पर खेल चुका हूं यानी कि हैव ने बताया। अगर मैं कहता था खेल चुका था
तो ये हो जाता आई हैड प्लेड क्रिकेट। अगर मैं ये कहना चाहूं कि खेल चुका हूंगा तो ये हो जाएगा आई विल हैव प्लेड क्रिकेट। इसका मतलब ये प्लेड तो मेन वर्ब हो गया, इसके साथ लगने वाले हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, ये सब कुछ आपके ऑक्सिलियरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब बन गए। दोस्तों टॉपिक अगर एक बार ध्यान से समझ में आ जाए तो फिर उसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि जो किसी एक्टिविटी के बारे में बता रहे हैं वो तो मेन वर्ब एक्शन वर्ब है, और जो उसका सपोर्ट कर रहे हैं, समय के बारे में बता रहे हैं, वो ऑक्सिलियरी है। मैंने अभी आपको बोल के काफी सारे एग्जाम्पल दिए। अगर मैं और एग्जाम्पल देना चाहूं तो मैं यहां बोलूंगा आई एम गोइंग टू अमेरिका। तो इसमें जो मेन वर्ब है, जो मेरा काम बता रहा है जाने का, वो तो हो गया गोइंग, पर जा रहा हूं इसके बारे में, समय के बारे में बता रहा है एम। अगर मैं कर दूं आई वॉज गोइंग टू अमेरिका तो इसका वॉज ये हमें टेंस के बारे में बता रहा है, गोइंग सेम है। ऐसे ही शी कैन स्लीप, वो सो सकती है। शी विल स्लीप, वो सोएगी। शी शुड स्लीप, उसको सोना चाहिए। शी मस्ट स्लीप, उसको जरूरी है सोना। तो ऐसे शब्द जिसमें देखिए स्लीप तो सब में कॉमन है, बदला क्या, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट। तो ऐसे शब्द जो मेन वर्ब के साथ लग के हेल्पिंग वर्ब, हेल्प करने का रोल प्ले करेंगे, वो ऑक्सिलियरी कहलाएंगे। दोस्तों ऑक्सिलियरी मुख्य तौर पर 3 तरह की होती हैं। कौन कौन सी, बी, डू और हैव। दोस्तों ये ग्रुप होते हैं। बी ग्रुप में आते हैं इज, एम, आर। अगर कहीं भी लिखा है आई डैश गोइंग टू दिल्ली, ब्रैकेट में लिखा है बी, और उन्होंने कहा है सुटेबल वर्ब सप्लाई करिए, तो आप बी ग्रुप की यानी कि इज, एम, आर में से कोई एक वर्ब वहां पर सप्लाई कर दीजिए। तो ये सप्लाई करने से क्या बनेगा दोस्तों, आई एम गोइंग टू दिल्ली। इसी तरह डू वर्ब में कौन कौन आता है, डू, डज, डिड। जैसे शी डज नॉट स्लीप, इसमें शी डैश नॉट स्लीप, ब्रैकेट में लिख दिया उन्होंने डू। तो आपको क्या करना है, डू, डज, डिड में से एक लगा देना है। तो या तो आप डिड लगा देते या डज लगा देते, दोनों ही तरीके से वो सही हो जाता। इसी तरह तीसरा ग्रुप है दोस्तों हैव, हैज और हैड का। इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब जब हैज, हैव, हैड के रूप में लगेगी यानी कि वो हैव ग्रुप में से लगी हुई है। तो मेरा कहने का सीधा सा मतलब यह है दोस्तों कि जब कभी भी जिस सेंटेंस में आप एक्टिविटी समझेंगे वो तो मेन वर्ब, जो वर्ब हेल्प करने के लिए लगा हुआ है, जो समय के बारे में बता रहा है, वो कहला जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें शी स्लीप्स, दोस्तों इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसमें खाली मेन वर्ब स्लीप्स लगा हुआ है। शी डज नॉट स्लीप, यहां पे हेल्पिंग वर्ब डज आ गया। तो ऐसे ही सारे सेंटेंसेस में आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा मेन वर्ब है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब है। इसको अगर हम दूसरे तरीके से याद कर ले तो मेन वर्ब की हमेशा 3 फॉर्म्स होती हैं, जबकि हेल्पिंग वर्ब ग्रुप्स में होती है। मेन वर्ब गो, वेंट, गॉन, डू, डिड, डन। उसके बाद आप जो भी अगर लगाना चाहे जंप, जंप्ड, जंप्ड, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, डू, डिड, डन। तो ऐसे कोई भी शब्द जिनकी 3 फॉर्म्स बन जाएंगी वो तो आपकी मेन वर्ब हो जाएंगी, और जो ग्रुप्स में लगी हुई हैं जिनकी 3 फॉर्म्स नहीं होती हैं दोस्तों, वो हेल्पिंग वर्ब हो जाती हैं। इनको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आगे फ्रेजेस और क्लॉजेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूरी तरह से इन्हीं के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर ये हमें समझने में आ गया तो आगे के सेंटेंसेस करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। दोस्तों ये तो हुई प्राइमरी ऑक्सिलियरीज। अगर हम मोडाल ऑक्सिलियरीज की बात करें तो जो मोडाल्स आप सेंटेंसेस में पढ़ते हैं जिनमें कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट आता है, इन सभी में आपने अक्सर देखा होगा ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने पीछे लेते हैं। जैसे शी कैन स्लीप, शी कुड कम, शी विल गो, शी वुड गो, शी माइट कम, इट में रेन। तो ऐसे शब्द दोस्तों जिसमें आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले मोडाल्स की सप्लाई करनी पड़े, वो मोडाल ऑक्सिलियरीज कहलाते हैं। दोस्तों इनमें से एक टॉपिक शैल और विल का हम ऑलरेडी कवर कर भी चुके हैं। आगे आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे इनके बारे में और ज्यादा पढ़ें। अब आपने क्या देखा दोस्तों, मोडाल ऑक्सिलियरीज कौन कौन सी होती हैं। इसमें कुड और कैन एबिलिटी के लिए लगता है। एबिलिटी का मतलब होता है काबिलियत के लिए, किसी काम को करने के आपकी काबिलियत के ऊपर कैन और कुड डिपेंड करता है। कैन आपका प्रेजेंट टेंस में लगता है, कुड आपका
पास्ट टेंस में लगता है। आई कैन डू, मैं कर सकता हूं। आई कुड डू, मैं कर सकता था। इसमें डू आपका मेन वर्ब है, कैन और कुड हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद है दोस्तों माइट और मे, ये किसी पॉसिबिलिटी में, किसी संभावना के लिए लगता है। जैसे इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। तो यहां पर आपको पता चल गया कि मे हेल्पिंग वर्ब हो रहा है और रेन यहां पर मेन वर्ब है। माइट, शी माइट कम टुडे, वो आज घर आ सकती है। तो यहां पर माइट आपका हेल्पिंग वर्ब है और आपका कम मेन वर्ब है। ये पॉसिबिलिटी के लिए लगता है, आगे आने वाली किसी संभावना के लिए लगता है। जैसे मैंने कहा आज बारिश हो सकती है, या मैंने कहा कि आज वह घर आ सकती है। दोस्तों इसके बाद आ गया शैल, विल और वुड, किसी इंटेंशन के लिए लगता है। शैल और विल के बारे में हम ऑलरेडी अपनी एक क्लास में पढ़ चुके हैं। वुड आपको पता है ये किसी पोलाइट रिक्वेस्ट के भी लिए लग सकता है, या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाते समय विल को वुड में चेंज करते समय भी लगता है। ये किसी इंटेंशन, किसी इच्छा के लिए लगता है। जैसे शैल आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करूं, इंटेंशनली मैंने आपको अपनी मदद ऑफर करी। तो शैल आई हेल्प यू में शैल आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया और हेल्प आपका मेन वर्ब हो गया। अगर हम विल को देखें, विल आई कम टू मीट यू टुडे, इसमें विल आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया और कम आपका मेन वर्ब हो गया। इसी तरह वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी विद मी, इसमें वुड आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया और लाइक आपका मेन वर्ब हो गया। दोस्तों यही चीजें अगर हमें पहचानने में इजी होने लग जाए तो आगे चल करके हमें पता होता है दोस्तों क्लॉजेज में एक वर्ब का लगा होना जरूरी होता है। अक्सर आप लोगों ने फाइनाइट और नॉन फाइनाइट इन दो टर्म्स के बारे में भी सुना होगा। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट हम आज ही अपने वीडियो के दूसरे भाग में पढ़ने जा रहे हैं। पहले भाग में हम कवर कर रहे हैं दोस्तों अपनी मेन वर्ब और ऑक्सिलियरी को। अभी वीडियो के दूसरे भाग में हम कवर करेंगे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स को। उसके बाद दोस्तों शुड लगा है, ऑट टू लगा है और मस्ट लगा है। ये जरूरत के लिए लगता है। जैसे यू शुड हेल्प हिम, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर कंट्रीमैन, तुम्हें अपने देशवासियों का सम्मान करना चाहिए। या मस्ट, यू मस्ट कंप्लीट दिस वर्क बाय टुमारो, तुम्हें कल तक ये काम पूरा करना ही है। इसका मतलब ये एक जरूरत है, एक नेसेसिटी है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने जो ध्यान देने लायक बात सीखी वो ये सीखी कि जब कभी भी किसी सेंटेंस में किसी एक्टिविटी के होने का किसी एक सिंगल वर्ब से पता चलेगा तो वो तो कहलाएगा दोस्तों मेन वर्ब। बट जब कभी हम किसी सेंटेंस में किसी भी एक्टिविटी के समय को दर्शाने के लिए वहां पर दूसरी हेल्पिंग वर्ब की सप्लाई करेंगे तो वो आपके लिए ऑक्सिलियरी बन जाएगा। और उसका 3 ग्रुप्स में यहां हमने डिवीजन करा, प्राइमरी ऑक्सिलियरी में और यहां मॉडल ऑक्सिलियरी में उसका हमने डिवीजन करा। आज के लिए हमें इन 2 वर्ब्स के बारे में इतना ही जानना जरूरी है दोस्तों। अब हम कोशिश करेंगे इन चीजों को अपनी डेली लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करने की, ताकि इंग्लिश हमारे टिप्स पर आ जाए और इंग्लिश हमें उतनी मुश्किल ना लगे जितनी बचपन से आज तक लगा करती थी। आप इस टॉपिक को ध्यान से घर पे पढ़ने सुनने की कोशिश करिएगा। घर में किसी बच्चे की छोटी बुक, कोई नॉवल, कोई पुरानी आपकी इंग्लिश की बुक या न्यूज़पेपर जरूर पढ़ा करें और उसके बाद जो टॉपिक आज पढ़ाया जाता है उसको मार्क कर लिया करें। जैसे आपकी कोशिश होनी चाहिए आज किसी इंग्लिश न्यूज़पेपर का एडिटोरियल आप ले लें और उस एडिटोरियल में मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को मार्क करते चलें। दोस्तों जैसा कि हमें पता है हमारे लिए डेली एक न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत मुश्किल है, तो आप हफ्ते में 1 या 2 न्यूज़पेपर अपने न्यूज़पेपर वेंडर से जरूर लगवाएं और हफ्ते भर जो भी टॉपिक हम पढ़ते हैं कोशिश करके उसका प्रैक्टिकल आप उस न्यूज़पेपर की हेल्प से करें। दोस्तों आज के वीडियो के पहले भाग में हमने मेन वर्ब और ऑक्सिलियरी वर्ब के बारे में पढ़ा। अब अपने वीडियो के दूसरे भाग में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे आपका फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों ये हमारे आज के दिन के वीडियो का दूसरा भाग है। इस दूसरे भाग में हम वर्ब के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में। तो दोस्तों आइए देखते हैं इन दोनों वर्ब्स में क्या डिफरेंस होता है और इंग्लिश में हम इनका यूज कैसे करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा है फाइनाइट वर्ब शोज टेंस, पर्सन एंड नंबर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमने यहां पर जब ये बात लिख दी कि ये वर्ब्स हमें टेंस, पर्सन और नंबर के बारे में बताते हैं, इसका मतलब फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो हमें किसी भी सेंटेंस में
उस वर्ब के एक्शन के बारे में बताएं, वो सिंगुलर प्लूरल के लिए लगा है ये बताएं, किस समय के लिए लगा है ये बताएं। तो दोस्तों अगर हम फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में पढ़ें तो सबसे पहले हमें शुरुआत इसी बात से करनी चाहिए कि जिस किसी भी सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब लगा होता है, इसका मतलब उस सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है वो हमें पता चल सकता है। बात किस टेंस में हो रही है, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में, वो हमें पता चल सकता है। और किस किस तरीके से हो रही है, किस लिए हो रही है, वो हमें पता चल सकता है। जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं दोस्तों जो ना हमें सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में बताती हैं, ना टेंस के बारे में बताती हैं, समय के बारे में भी वो हमें नहीं बताती हैं, और ना ही हमें किसी और तरह की जानकारी उस सेंटेंस के सब्जेक्ट या किसी और चीज के बारे में देती हैं। दोस्तों फाइनाइट वर्ब हम ऑलरेडी कई तरीकों से पढ़ चुके हैं। राम गोस, राम जाता है। आई गो, मैं जाता हूं। शी हेल्प्स, वो मदद करती है। दे हेल्प, वो मदद करते हैं। आपने देखा गो और गोस ये हमेशा चेंज हो रहे हैं सब्जेक्ट के चेंज होने के साथ, जैसा कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ते समय भी देखा था, जहां पर रूल हुआ करता था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस सिंगुलर के साथ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल के साथ। इसका मतलब दोस्तों वर्ब की वो फॉर्म जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ चेंज होती चली जाए वो तो होती है फाइनाइट वर्ब, और जो वर्ब सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ चेंज ना हो वो होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। दोस्तों यहां पे इन दोनों का मीनिंग क्लियर होना आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि फाइनाइट वर्ब किसी भी क्लॉज का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। जब कभी भी हम सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं उस समय ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि क्लॉजेस बिना फाइनाइट वर्ब के यूज के नहीं बन सकती हैं। आपने पढ़ा भी होगा सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होता है, कंपाउंड सेंटेंस में ये दो हो जाते हैं किसी कंजंक्शन को लेकर के, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ये अपनी फॉर्मेशन चेंज कर देते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज के तौर पर। तो आज हम सबसे पहले इन्हीं के बारे में पढ़ें ताकि हम कल को चल करके अपना और आगे का टॉपिक देख सकें। दोस्तों फाइनाइट वर्ब मैंने आपको बता दी, ये वो वर्ब होंगी जिनके हिलाने से आपको ये पता चल जाएगा कि मेरा सब्जेक्ट चेंज हो रहा है। अगर मैं गोज लिख रहा हूं तो मुझे सिंगुलर लिखना पड़ेगा, अगर मैं प्ले लिख रहा हूं तो मुझे प्लूरल वर्ब लिखना पड़ेगा। उसी तरह से दोस्तों अब हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स की बात करते हैं। दोस्तों नॉन फाइनाइट वर्ब्स जैसा कि हमें इसके नाम से पता चल रहा है ये नॉन फाइनाइट होती हैं, इनका कुछ भी डेफिनेट नहीं होता है, ना इनका टेंस से कोई लेना देना है, ना इनका नंबर से यानी कि सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट से कोई लेना देना है। दोस्तों ये तीन तरह की होती हैं। नंबर 1 होती है इन्फिनिटिव वर्ब। दोस्तों नॉन फाइनाइट वर्ब्स की जो इन्फिनिटिव कैटेगरी होती है ये दो तरह की होती है। इन्फिनिटिव वर्ब्स दो तरह की होती हैं, एक 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दूसरा खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना 2। इसमें से जो 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है उसे हम 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि 2 इन्फिनिटिव कहते हैं, और जो बिना 2 के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती है उसको हम बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। अगर मैं कहूं दोस्तों राम प्लेस, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये इन्फिनिटिव है। ये इन्फिनिटिव इसलिए नहीं है दोस्तों क्योंकि जैसे ही मैं राम को चेंज करूंगा प्लेस भी चेंज हो जाएगा। कैसे? अगर मैं बोलूं राम प्लेस तो ठीक है राम खेलता है, पर अगर मैं कहूं आई प्ले तो मैं खेलता हूं। तो आपने देखा होगा यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज हो रही है, पहले सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लेज लगा, बाद में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्ले लगा। पर अगर आप इसमें इन्फिनिटिव की बात करें जैसे राम लाइक्स टू स्टडी, आई लाइक टू स्टडी, राम लाइक्स टू प्ले, आई लाइक टू प्ले, इसका मतलब यहां पे वर्ब की दो फॉर्म लगी हुई हैं। कैसे? सेंटेंस में ध्यान से सुनिएगा, राम लाइक्स टू प्ले, लाइक्स और प्ले। दूसरी तरफ सुनिएगा, आई लाइक टू प्ले, लाइक और प्ले। आपने देखा होगा राम लाइक्स टू प्ले, आई लाइक टू प्ले, लाइक्स और लाइक तो चेंज हुआ दोस्तों, पर टू प्ले चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब जो पहले वाला लाइक्स और लाइक चेंज हो रहा है वो तो है फाइनाइट वर्ब। इसका मतलब अगर सिंगुलर सब्जेक्ट लगेगा तो लाइक्स हो जाएगा,
अगर प्लूरल सब्जेक्ट लगेगा तो लाइक हो जाएगा, पर पीछे वाला टू प्ले हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि वो चेंज नहीं होगा, वो इन्फिनिटिव वर्ब कहलाएगा। तो दोस्तों वर्ब की वो फर्स्ट फॉर्म जो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज ना हो, जो चाहे सब्जेक्ट को सिंगुलर करो या प्लूरल करो, पर वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रह जाए, तो वो हमेशा कहलाएगी इन्फिनिटिव वर्ब फॉर्म, यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब। आप इसमें देखिएगा दोस्तों, टू प्ले इज ऑफन टायरसम, खेलना अक्सर थकाने वाला होता है। दोस्तों यहां पर तो आपको पता है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब भी लगेगी वो इन्फिनिटिव कहलाएगी। तो यहां पे इजी हो गया आपके लिए पहचानना कि भाई ये तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, इसका मतलब ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, और नॉन फाइनाइट वर्ब में भी इन्फिनिटिव है, और इन्फिनिटिव में भी टू इन्फिनिटिव है, क्योंकि ये टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। जबकि दूसरे एग्जाम्पल में आप देखिएगा दोस्तों, आई कांट डांस येट, मैं अभी तक डांस नहीं कर सकता हूं। दोस्तों ये डांस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब हमें इस बात का ध्यान देना है दोस्तों कि ये हेल्पिंग वर्ब के साथ लगा हुआ है। कैसा लगा हुआ है ये? हेल्पिंग वर्ब के साथ। दोस्तों ये कैन अगर प्रेजेंट टेंस में है तो हमने कैन लिख दिया, अगर मैं इसे पास्ट टेंस में करना चाहूंगा तो ये कुड हो जाएगा। इसका मतलब अगर मुझे इस सेंटेंस का टेंस बदलना है तो मुझे कैन की जगह कुड कर देना चाहिए। तो अगर मैं टेंस बदल भी दूंगा तब भी डांस नहीं बदलेगा। इसका मतलब वर्ब की वो फर्स्ट फॉर्म जो किसी हेल्पिंग वर्ब के बदलने पे भी, किसी सब्जेक्ट के सिंगुलर से प्लूरल या प्लूरल से सिंगुलर होने पे भी अपनी फॉर्म को चेंज ना करे, वो इन्फिनिटिव कहलाती है, नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। जैसा कि आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं, जहां मैंने लिखा है आई कांट डांस येट, अगर मैं यहां शी भी कर दूं तब भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मैं कैन को कुड भी कर दूं तब भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि दूसरी तरफ आपने देखा था जब राम प्लेज या आई प्ले हो रहा था तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज हो रही थी। इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ लगी हुई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, स्पेशली मोडाल ऑक्सिलियरीज के साथ लगी हुई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेयर इन्फिनिटिव कहलाती है, क्योंकि वो किसी भी मोडाल के चेंज हो जाने पर या किसी भी सब्जेक्ट से सिंगुलर से प्लूरल या प्लूरल से सिंगुलर हो जाने पर चेंज नहीं होती है। तो इन्फिनिटिव पहचानने के दोस्तों हमारे पास दो तरीके हो गए। पहला इन्फिनिटिव होता है टू इन्फिनिटिव, यानी कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहां भी लगी होगी आप सिंपली कह सकते हैं कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब में भी इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव में भी टू इन्फिनिटिव है, क्योंकि ये टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। दूसरी तरफ आप दूसरे शब्दों में कहेंगे जहां कहीं भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसी भी हेल्पिंग वर्ब के चेंज हो जाने के बावजूद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहे, या तो फिर किसी भी सब्जेक्ट के चेंज हो जाने के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहे और बिना टू के लगी हो, वो बेयर इन्फिनिटिव कहलाती है। दोस्तों ये तो हुआ इन्फिनिटिव की बात। अब आए हम जीरंड्स पर। दोस्तों जीरंड्स हमारे नॉन फाइनाइट्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। दोस्तों जीरंड्स वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म। अब इसमें एक फर्क होता है दोस्तों, इसको हम वर्बल नाउन भी कहते हैं। दोस्तों वर्बल नाउन का मतलब होता है वर्ब से बना हुआ नाउन। इसका मतलब आपने पढ़ा था कि नाउन वो कोई भी चीज हो सकती है जिसका अपना एक नाम हो सकता है, या जिसको आप अपने सेंस ऑर्गन्स की मदद से पहचान सकते हैं। और आपने ये भी पढ़ा था नाउन और प्रोनाउन इंग्लिश के वो शब्द होते हैं जो किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो यहां पर कहने का मतलब ये है दोस्तों, जीरंड वर्ब की वो फॉर्म होता है जो वर्ब की तरह यूज ना होकर के नाउन की तरह यूज होता है। आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं। यहां पर दोस्तों कमिंग एक वर्ब है। कैसा वर्ब है? आने का, जो मेरे एक्शन का बता रहा है। तो ये तो जीरंड नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि मैंने बताया आपको कि जीरंड एक नाउन की तरह यूज होता है। अगर मैं आपसे कहूं स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, यहां पे जो स्मोकिंग है वो वर्ब, इसमें सेंटेंस में वर्ब के साथ लगा हुआ सब्जेक्ट है। डांसिंग इज माई हॉबी, प्लेइंग क्रिकेट इज गुड फॉर हेल्थ, स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। दोस्तों ये जितने भी आईएनजी वर्ड शुरू में लगे, रीडिंग बुक्स इज गुड फॉर योर नॉलेज, तो ये जितने भी आईएनजी की वर्ब फॉर्म्स लग रही हैं ये वर्ब ना होकर के नाउन है, क्योंकि ये किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर यूज की जा सकती हैं।
इसलिए हमेशा अगर मैं कहूं आई लाइक स्लीपिंग, मुझे सोना पसंद है, तो आई स्लीप, स्लीप वर्ब है। आई एम स्लीपिंग, स्लीपिंग एक वर्ब है। पर अगर मैं कहूं आई लाइक स्लीपिंग, तो सोना एक नाउन है। आई लाइक डांसिंग, डांसिंग एक नाउन है। आई लाइक स्पीकिंग, बोलना एक नाउन है। तो दोस्तों वर्ब की ऐसी कोई भी फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो किसी भी एक्टिविटी के बारे में ना बता करके खुद एक एक्टिविटी हो, जैसे डांसिंग, स्लीपिंग, रनिंग, ड्राइविंग, जॉगिंग, जो एक अलग शब्द है जिससे हमें किसी चीज का पता चलता है। जैसे स्लीपिंग एक एक्टिविटी है, आई एम स्लीपिंग ये एक्शन है, मैं सो रहा हूं। आई लाइक स्लीपिंग, स्लीपिंग एक एक्टिविटी है जो मुझे पसंद है। तो इन दोनों में फर्क जरूर करिएगा दोस्तों। यहां पर मैंने एक ऑप्शन दे दिया है, सीइंग द ओशियन इज इनक्रेडिबल, समुद्र को देखना बहुत अविश्वसनीय होता है। रीडिंग बुक्स इज ऑफन एंजॉयबल, बुक्स को पढ़ना अक्सर एंजॉयबल होता है। तो ये दोनों ही टर्म्स यहां पर दोस्तों एक वर्ब के तरह यूज ना होकर के एक नाउन की तरह यूज हुई है, और इनका वर्ब है इज। इसका मतलब आप मेरी बात से समझ पा रहे होंगे कि वर्ब की वो कोई भी फोर्थ फॉर्म जो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाए या तो फिर किसी भी एक्टिविटी का हमें बोध कराए। स्लीपिंग, रनिंग, हियरिंग, लिसनिंग, ऐसे शब्द जो आईएनजी लग करके एक एक्टिविटी बन जाते हैं वो जेरेंड कहलाते हैं। दोस्तों ये हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म होते हैं और एक नाउन की तरह ये यूज किए जाते हैं। दोस्तों उसके बाद आ गए पार्टिसिपल। दोस्तों पार्टिसिपल दो तरह के होते हैं, या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल। दोस्तों प्रेजेंट पार्टिसिपल वो होता है जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होता है, और पास्ट पार्टिसिपल वो होता है जो सेकंड या थर्ड फॉर्म होता है। सेकंड या थर्ड फॉर्म आपको पता है दोस्तों, या तो ईडी लगा हुआ होगा या और किसी तरह से चेंज हुई होंगी। जैसे गो, वेंट, गॉन, ये आपके पास्ट पार्टिसिपल की तरह यूज होंगे। रनिंग, गोइंग, स्लीपिंग, ये आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यूज होंगे। दोस्तों जो पार्टिसिपल होते हैं वो किसी भी सेंटेंस में या तो एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं या एडवर्ब की तरह काम करते हैं। इसका मतलब वर्ब की या तो सेकंड फॉर्म या तो थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म जब किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह काम करती है उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैंने यहां बता दिया कि या तो ये एडजेक्टिव होते हैं या तो फिर ये एडवर्ब होते हैं। कैसे हमें ध्यान रखना है दोस्तों, द स्लीपिंग कार या द स्लीपिंग गर्ल मैंने यहां पर लिखा हुआ है, स्लीपिंग कार तो नहीं हो सकता, स्लीपिंग गर्ल मैंने यहां पर लिखा दोस्तों। सोती हुई लड़की, लड़की कैसी है, सोती हुई, इसका मतलब ये स्लीपिंग वर्ड लड़की के बारे में बता रहा है। उसी तरह आपने रनिंग शूज, शूज कैसे हैं, भागने वाले, भागने में हेल्प करने वाले। इसी तरह ये क्या हो गया दोस्तों, ये एक एडजेक्टिव हो गया। यहां पर देखिए शी वॉज स्लीपिंग, लड़की क्या कर रही थी, सो रही थी। इसका मतलब ये भी क्या है, आपका एक पार्टिसिपल है, आईएनजी की मदद से आप इसको पहचान सकते हैं। तो आपने अक्सर सुना होगा दोस्तों ब्रोकन विंडो, टूटी हुई खिड़की, या बेक्ड केक, केक कैसा है, बेक्ड है, खिड़की कैसी हुई, टूटी हुई है। स्लीपिंग चाइल्ड सुना होगा आपने। तो वहां कहीं भी आपने एडजेक्टिव और एडवर्ब पढ़े हैं। एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताते हैं, एडवर्ब किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब के बारे में बताते हैं। वर्ब की सेकंड, थर्ड या फोर्थ फॉर्म जब किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह काम करती है उसको हम पार्टिसिपल कहते हैं। पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट्स में आते हैं। आपने देखा होगा वर्ब की जितनी भी आईएनजी फॉर्म लगी हुई होती हैं, आई एम कमिंग, शी इज गोइंग, ये सारी पार्टिसिपल होती हैं, क्योंकि आई एम कमिंग का चाहे ही इज कमिंग कर दो, चाहे वी आर कमिंग कर दो, चाहे दे आर कमिंग कर दो, कमिंग चेंज नहीं होने वाला है। तो हमने यही पढ़ा था दोस्तों कि वर्ब की वो फॉर्म्स जो किसी सब्जेक्ट के चेंज हो जाने पर भी अपनी फॉर्म को चेंज ना करें वो नॉन इनफाइनाइट वर्ब फॉर्म्स कहलाती हैं। इनके बारे में हमने डिटेल में अभी पढ़ा। एडजेक्टिव्स मैंने आपको बता दिए, ब्रोकन विंडो, आपने मूवी देखी होगी बर्निंग ट्रेन, जलती हुई ट्रेन, तो वहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म एडजेक्टिव की तरह लगी हुई है। रनिंग शूज मैंने आपको बता दिया अभी। इसी तरह के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दोस्तों हम डेली लाइफ में न्यूज़पेपर, बुक्स की हेल्प से ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास के लिए इतना ही काफी है।
इन दोनों ही पार्ट्स में। आज हमारे वीडियो के 2 पार्ट हुए दोस्तों। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था मेन वर्ब्स और ऑक्सिलियरी वर्ब्स के बारे में, दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में। दोस्तों वर्ब्स का टॉपिक बहुत डिटेल टॉपिक है, अगर एक बार आपको ये अच्छे से समझ में आ गया तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। बहुत सारे ऐसे टॉपिक जो वर्ब्स पे डिपेंड करते हैं वो भी आपके लिए पढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही काफी है। आप पूरी मेहनत से इन टॉपिक्स को आज रिवीजन जरूर करके रखें, ताकि कल को जब हम नया टॉपिक पढ़े तो ये हमारे लिए मुश्किल ना बने। धन्यवाद, गुड नाइट, थैंक यू दोस्तों।